धन्यवाद सभी का। हमारे आज की मेहमान और वक्ता हैं डॉक्टर पल्लवी चतुर्वेदी मैम। डॉक्टर पल्लवी चतुर्वेदी मैम ने वर्ष 2007 में वाईएमटी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। तभी से वे मुंबई के कांदिवली ठाकुर विलेज में नियमित रूप से होम्योपैथिक का अभ्यास कर रही हैं। वर्तमान में मैम गुरु मिश्री होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जालान से एमडी की पढ़ाई कर रही हैं। मैम ने हो एचएचएफ गई। होम्योपैथी फॉर हो ह्यूमैनिटी, गई। पत्रा एकेडमी और दिल्ली होम्योपैथिक फोरम जैसे कई राष्ट्रीय सेमिनारों में अपना अपने कई प्रेजेंट किए हैं। और साथ ही साथ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से होम्योपैथी के प्रचार प्रसार हेतु सतत प्रसारत हैं। मैं मैम से अनुरोध करता हूँ कि वो अपना व्याख्यान प्रारंभ करें और अपने ज्ञान और अनुभव को हमारे साथ साझा करें। ओवर टू यू मैम। हाँ, थैंक यू डॉक्टर स्वप्निल। आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम, आपकी आवाज़ आ रही है। गुड। ठीक है। तो आज का टॉपिक पेडियाट्रिक्स को लेके है, बच्चों को लेके है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बच्चे जो हैं भगवान का रूप बोलते हैं। क्यों क्यों भगवान का रूप बोला जाता है? थोड़ा इंटरेक्टिव भी अगर रखेंगे तो अच्छा होगा कि आप भी बोलें मैं भी बोलूं, तो तालमेल बैठेगा। कुछ अगर डाउट्स हैं तो वो भी साथ में क्लियर होते जाएंगे। तो बच्चों को भगवान का रूप क्यों बोला जाता है? आप अनम्यूट करके बोलते रहिए साथ में ना, क्योंकि बच्चे ऐसी चीज है ना जो कि हर किसी को अपना बना लेते हैं, हर किसी को मोह लेते हैं। तो थोड़ा सा आपका भी अपनापन रहेगा तो अ, अच्छा जाएगा ये लेक्चर भी ना। बच्चों को भगवान का रूप क्यों बोला जाता है? कोई भी बताइए। सबके घरों में बच्चे होते हैं, हम सब भी बच्चे थे एक दिन। मैं कंटिन्यू म्यूटेड म्यूटेड है। आप अभी लीजिएगा। सुनाई नहीं दे रहा। सॉरी। किसी ने कुछ बोला? आई थिंक सानी सर कुछ बोल रहे थे। हाँ सर बोलिए। हेलो। कंटिन्यू करूं फिर मैं? सानी सर आप कुछ बोल रहे थे? ठीक है, मैं कंटिन्यू करती हूँ। हाँ, तो बच्चों में क्या होता है ना, सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो इनोसेंट होते हैं। इनोसेंट मतलब उनको बिल्कुल दुनियादारी का कुछ ज्ञान नहीं होता है। जब वो बॉर्न होते हैं, वो इनोसेंस और प्योरिटी होती है उनके अंदर, और वो प्योरिटी के वजह से कहते हैं कि वो भगवान का रूप है। कोई भी मिलावट नहीं है, किसी भी तरह की कोई मिलावट के साथ नहीं होते हैं। वो जैसे शुद्ध हृदय से आपके साथ कनेक्ट करते हैं, किसी को, लोगों को समझते हैं और हर किसी को अपना ही मानते हैं। धीरे धीरे अनुभव होता है, एक्सपीरियंसेस होते हैं और फिर उनमें वो गुण मिलते चले जाते हैं। तो अगर हमको बच्चों की भावनाओं को समझना है, उनको ट्रीट करना है, तो वो ट्रीट करने के पहले हमको उनमें क्या देखना है वो मालूम होना चाहिए। या उनकी अंदर की, अभी हम होम्योपैथी कर रहे हैं, हम इमोशंस के साथ डील करते हैं ना, तो वो इमोशंस को हमको समझना कैसे है? क्योंकि हर बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, उसके उम्र के हिसाब से हमको क्योंकि अगर वो बोल ही नहीं पा रहा है, छोटा सा कुछ महीनों का है, एक एक साल का है, तो हम उसको बोलने पे डिपेंड नहीं होंगे। हम ना टॉकिंग ले सकते हैं, ना स्पीच ले सकते हैं। उसके फिजिकल जो जो भी प्रॉब्लम है, उसके बेसिस पे भी अगर रेमेडी लेने जाए तो वहां पे भी लिमिटेशंस आते हैं। उसको क्या सेंसेशन हो रहा है, हम कैसे पता करेंगे कि बच्चे को सेंसेशन क्या हो रहा है? तो हम लोग जो एचएचएफ एकेडमी है, हैनेमेनियन होम्यो फोरम, तो हम अप्लाइड माइंड मेथड से प्रैक्टिस करते हैं। और अप्लाइड माइंड मेथड को अप्लाई करने के लिए आपको उनका बिहेवियर, उनके इमोशंस, उनके एक्सप्रेशंस को कैसे परसीव करके और रूब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसमें हम ट्रेन करते हैं डॉक्टर्स को। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बच्चों को समझने के लिए एक डॉक्टर मिलिंद राव, ये सारे मेरे मास्टर्स हैं। गुरु पूर्णिमा के जो अभी कल ही हुआ है हमारा त्योहार,
तो उसके लिए सबसे पहले मैं आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और ये मेरे मास्टर्स हैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता सर, डॉक्टर अशोक मोहंती सर और डॉक्टर मिलिंद राव सर, जिनके अंडर में मैंने ये पूरी ट्रेनिंग ली है होम्योपैथी की कॉलेज टाइम से। और अब तक भी हम उनसे ही सीख रहे हैं। उनने जो भी हमको बताया था वो बातें आज भी हमको याद आती हैं क्लिनिक में जब पेशेंट देखते हैं, और एक एक चीज हमको उनके जो छोटी छोटी बातें उनने बताई थी वो अब विस्तार रूप से हमको समझ आ रही हैं। और ये श्री माता जी निर्मला देवी हैं जिनके लेक्चर्स यूट्यूब पे हैं, और वो भी आप सुनेंगे तो आपको जैसे होम्योपैथी है ना, वो सिर्फ मैकेनिकल साइंस नहीं है, सिर्फ फिजियोलॉजिकल वे में आप मेडिसिन दे दो और आपको लगे बीमारी ठीक हो गई, वैसा नहीं, स्पिरिचुअली कनेक्टेड है। उसको डायनामिक नाम दिया डॉक्टर सैमुअल हैनेमैन सर ने। तो वो डायनामिज्म को समझने के लिए स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो ये सारे जो भी मेरे पीछे हैं, ये सारे गुरुओं ने मिलके ये प्लेटफॉर्म जो बना है होम्योपैथी का ना, उसको आप विस्तार पूर्वक समझ पाएंगे अगर इनके टीचिंग्स जैसे एचएचएफ के बुक्स भी आप लेंगे और इनके लेक्चर्स जो यूट्यूब पे सुनेंगे। एचएचएफ के बहुत सारे स्पीकर्स हैं जो हम लोग यूट्यूब चैनल चलाते हैं। तो ये सारे ज्ञान को आप एक प्लेटफॉर्म पे प्राप्त कर सकते हैं जस्ट स्पिरिचुअलिटी और मेडिसिन को सामंजस्य करके आप रेपर्टरी लैंग्वेज में, रूब्रिक लैंग्वेज में कैसे उसको इंटरप्रेट करें, है ना। तो डॉक्टर मिलिंद राव सर ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था एरिक्सन साइकोसोशल स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, जिसके वजह से जिसको अगर आपने स्टडी किया तो अगर मैं मेरी स्क्रीन शेयर की हुई है ना, तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिसपे एक पूरी प्लेलिस्ट है साइकोसोशल स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, 0 to 1 year से लेके सारे स्टेजेस मैंने उसको अपने यूट्यूब शॉर्ट्स में कैसे हर एक स्टेज में एक एक लेवल पे बच्चा आता है या बड़ा आता है और उसके रूब्रिक इंटरप्रिटेशन कैसे हुए, उसमें ट्रीटमेंट कैसे गया, कौन सी मेडिसिन कैसे अप्लाई हुई, वो सब कुछ मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। स्टेज को भी एक्सप्लेन किया और केसेस के माध्यम से शॉर्ट्स भी बनाए हैं, तो उसका एप्लीकेबिलिटी भी साइमल्टेनियसली आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको इलेबोरेट करके बताना चाहूंगी कि हर लेवल पे आप कैसे बच्चे को समझने में ये स्टेज काम में आते हैं। क्योंकि अगर आप सपोज शादी नहीं हुई है तो आप बच्चे के एक्सप्रेशन समझना मुश्किल होता है। शादी मतलब अगर माँ नहीं बने हैं तो आपने बच्चे को हाथ में ही नहीं लिया कभी ना, तो आप कैसे समझेंगे सामने वाले के बच्चे को। तो ये एक तो एक्सपीरियंस होता है कि आपने रिश्तेदारों में कभी देखा होगा, नहीं है एक्सपीरियंस तो ये स्टेजेस जब आप समझेंगे तो आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। तो फर्स्ट स्टेज आता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का, जिसमें कि बच्चा अगर देखते हैं हम लोग तो हर चीज को मुंह में डालता है, वो चप्पल जूता हो या सिपर हो या फीड कर रहा है या कोई खाने की चीज, कोई पड़ी हुई पत्थर कंकड़ भी मिल गया तो वो हर चीज को पहले उठा के मुंह में डालना चाहेगा। मुंह में क्यों डालता है बच्चा ना, क्योंकि जब वो बॉर्न होता है तो उसके सेंस ऑर्गन्स में से सबसे वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन सिर्फ उसका टंग होता है। वो ना ज्यादा उसको ध्वनि से फर्क पड़ता है, ना जो दिखाई दे रहा है उससे फर्क पड़ता है, दिन और रात का उसको कुछ कुछ मालूम नहीं होता है। तो जो भी सेंस ऑर्गन्स है उसमें से सबसे वेल डेवलप्ड जो है वो टंग है। तो वो जैसे माँ को सक करता है ना, ब्रेस्ट को सक करके फीड करता है अपने आप को, तो वो टंग का सेंसेशन डेवलप होता है और वहां से वो अपनी माँ की फीलिंग को समझने लगता है कि ये मेरी माँ का है, ठीक है, ये जो है ये मेरा पेट भरती है या ये मुझे नरिश करती है। तो उसको वहां से वो एक अटैचमेंट, एक बॉन्ड डेवलप होता है जिसको कि वो ट्रस्ट कर सकता है कि ये मेरे लिए अच्छा है, प्रोटेक्टिव है, नरिशिंग है। अगर कोई भी चीज उसको दिखती है तो उसको ये समझ आता है कि मुझे टंग से फील करके, तो वो हाथ से नहीं फील करेगा, वो टंग से हर चीज को मुंह में डालेगा। अब क्या होता है, बच्चा जैसे ही मुंह में कुछ डालता है और हमने उसको सडनली झटकार दिया तो अरे अरे तूने ये क्या डाल दिया, अरे जूता मुंह में ले लिया उसने और जाके खींच लिया।
तो वहां से जो रिएक्शन आया ना, उसके मुंह में से जो खींचा गया, या सपोज माँ अपने बच्चे को फीड कर रही है और उसको दूध पिलाते पिलाते कोई घंटी बज गई और उसने सडनली बच्चे को झटकार के और घंटी दरवाजा खोलने चली गई। फिर वो फीड करने बैठी, फिर उसको किसी का कॉल आ गया कि अरे अभी अभी ऑनलाइन जूम मीटिंग अभी करनी है, उसने फिर से बच्चे को झटका दिया। तो ये जो झटके से हटाना होता है ना, वो जिसको लेके वो एकदम आराम के फेज में चल रहा था और सडन जो इम्पैक्ट आया वो क्या हो गया ना, बच्चा डर गया। तो यहां से शुरुआत होती है बच्चे के कैप्रिशियसनेस की, जो उसको मालूम ही नहीं चल रहा है कि कब कभी भी कुछ भी हो रहा है ना। तो वो कभी भी कुछ भी होने के वजह से उसका जो बिहेवियर पैटर्न भी रिफ्लेक्ट होता है कैप्रिशियसनेस में। हमारे पास रूब्रिक है कि रिजेक्टिंग थिंग्स फॉर विच ही हैड लॉन्ग्ड फॉर, कि उसको इतनी भूख लगी थी और अब माँ उसको फीड कर रही है तो वो नहीं ले रहा है, वो रिजेक्ट किए जा रहा है। क्यों रिजेक्ट कर रहा है? क्योंकि पहले माँ का बिहेवियर वैसा ही रहा कि वो फीड करता था, वो बार बार उठ के जा रही थी, और अब उसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं लूं कि नहीं लूं। वो जो कंफ्यूजन, वो जो इरिटेशन, कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है कि मुझे भूख लगी है कि नहीं लगी है, तो वो सारे कॉम्बिनेशन बन के कैप्रिशियसनेस में झलकता है। तो यहां से हम समझते हैं कि ये जो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है ना, तो वो ट्रस्ट डेवलप होता है अगर माँ उसको ध्यान पूर्वक उसको छोड़ के जाए, कि मतलब सिर पे थोड़ा सा सिरा दिया, थोड़ा सा उसको ध्यान से रख दिया नीचे। उसको अगर वो बोलेगी भी ना तो वो भी बच्चा समझता है कि माँ भी आने वाली है। तो झटका ना देके अगर वही जेंटली अगर किया जाए ना, तो वहां से वो कैप्रिशियस नहीं बनेगा, वो समझदार बनेगा। वैसे ही अगर वो जूता चप्पल कुछ भी मुंह में अगर डाल रहा है और उसको झटके से खींचने के बदले कोई जाके समझ के धीरे से हटाए और उसका माइंड डाइवर्ट कर दे, तो वो डरेगा नहीं। तो वहां से उसका ट्रस्ट डेवलप होता है एनवायरनमेंट की तरफ, जो भी है उसके आसपास सबके लिए। तो अगर ट्रस्ट डेवलप होता है तो बच्चा होपफुल बनता है। होप में जब जाता है मतलब कभी भी अगर कोई दिक्कत आए तो वो ये होप रहती है, आशावादी रहता है कि मुझे कोई ना कोई बचा लेगा, कोई समझ लेगा, कोई मेरी मदद कर देगा। तो वो जो आशावादी लोग होते हैं ना, उनका फाउंडेशन बहुत अच्छा बना होता है। इसीलिए वो कभी भी किसी भी अगर स्थिति में आए जहां पे कि एडवर्स सिचुएशंस होते हैं, तो वो अपनी आशा नहीं खोते हैं, वो हमेशा होपफुल रहते हैं, क्योंकि उनका फाउंडेशन उनके एनवायरनमेंट ने उनको वैसे ही रेज किया है। तो ये फाउंडेशन होना बहुत जरूरी है। मिसट्रस्ट आता है तो क्या होता है, बच्चा सस्पिशियस होता है, बहुत सोच समझ के अपना कदम बढ़ाता है। तो जैसे अगर यहीं पे मिसट्रस्ट आया ना, जैसे कि एक केस था, मैं बताती हूँ आपको। उसको ना साल भर भी नहीं हुई थी, वो बच्ची को क्लेफ्ट पैलेट था। अब वो क्लेफ्ट पैलेट के वजह से सर्जरीज होती हैं उनकी। तो जो पहला अनुभव उसका, घर से बाहर लेके गए उसको, तो पहला अनुभव क्या आया कि उसको सडनली इंजेक्शन दे दिया, जिससे सुई लगा दी, उसको दर्द हुआ, उसको माँ से अलग होना पड़ा, वहां से उसको डर बैठा। तो ये सारा जो माहौल बना ना उसके लिए एक हॉस्पिटलाइज होने का और ऑपरेशन के थ्रू जाने का। तो वो बच्ची जो बहुत चुलबुली हंसती खेलती थी, भले ही क्लेफ्ट पैलेट था, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा दूध ले लेती थी, वो जितना उससे सक किया जाए उसकी कैपेसिटी के हिसाब से। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस आया ना, तो इसके वजह से उसके अंदर परिवर्तन आ गया। वो मिसट्रस्ट में चली गई, वो सस्पिशियस हो गई, वो फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड में चली गई, फियर इंजरी ऑफ बीइंग इंजर्ड में चली गई, जहां उसको लगा यार मेरे साथ ना कभी भी कुछ भी हानिकारक हो सकता है। और वहां से उसका जो स्टेट चेंज हुआ सर्जरी के बाद, जब उसको मेरे पास लेके आए, तो पहले जो बच्ची बेलेडोना से ठीक होती थी जब उसको बुखार आता था, वो बेलेडोना से नहीं ठीक हुई, और फिर उसको हायोसाइमस से ठीक किया गया था। कि वो भले ही हंस रही थी लेकिन वो डरी हुई थी, वो माँ को छोड़ना नहीं चाह रही थी, वो बार बार देख रही थी कि माँ है ना आसपास या पापा है ना आसपास। तो ये सस्पिशियसनेस वहां से
डेवलप होने लगता है, आपके बच्चे को कैसे एक्सपीरियंस मिल रहे हैं उसके हिसाब से। फिर नेक्स्ट स्टेज आता है, जैसे ही बच्चा थोड़ा चलने लगता है, और चलने लगता है तो उसको लगता है कि मैं करूं, मैं अपने आप से रोड क्रॉस करूं, मैं अपने आप से खाना खाऊं। तो वो चम्मच खुद से पकड़ना चाहता है, और हमको क्या लगता है वो चम्मच पकड़ेगा तो सब गिरा लेगा, सब कपड़े खराब हो जाएंगे, फिर मुझे साफ करना पड़ेगा, फिर पूरा घर गंदा होगा, और इतना सारा हम लोग सोचते हैं। लेकिन ये नहीं सोच पाते कि बच्चे को ऑटोनॉमी चाहिए। ये जो स्टेज आता है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट का आता है ना। तो ऑटोनॉमी क्या होता है, खुद से करना है। जैसे हम बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये मेडिकल लोगों ने ही नाम दिया है, साइंटिस्ट लोगों ने नाम दिया है, और कैसा नाम दिया है, स्पिरिचुअल नाम दिया है। दिस इज नॉट अ साइंटिफिक वर्ड, राइट? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज नॉट अ साइंटिफिक वर्ड, मतलब खुद से चलता है, स्वयं चालित। खुद से क्या होता है, जो परमात्मा की शक्ति होती है, सिर्फ वो स्वयं चालित काम होता है, जो नेचुरल ऑर्डर में फॉलो होता है। जैसे नदी है, वो बहती चली जा रही है, स्वयं चालित है, उसको कोई धक्का नहीं दे रहा है पानी को बार बार जाके, वो ऊपर से फॉल आ रहा है और होता चला जा रहा है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो स्वयं चालित है, कोई भी वहां पे मशीन नहीं लगाई गई है। सूर्य की किरणें हैं, स्वयं चालित है, वो आती चली जा रही है सदियों से। तो ये जो ऑटोनॉमी क्या है, वो खुद से अपने आप को चलाना चाहता है, अपने कार्यों को करना चाहता है। वर्सेस क्या होता है, शेम एंड डाउट। शेम एंड डाउट में कब जाता है बच्चा, जब उसको ऑटोनॉमी नहीं मिलती है। तो जैसे वो रोड क्रॉस कर रहा, सडनली उसका हाथ पकड़ के खींच लिया, अरे पागल हो गया है क्या, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो भले ही वो एक्सीडेंट नहीं होता, लेकिन ऑटोनॉमी करने से रोक दिया, नहीं नहीं खुद से नहीं खाएगा, सब गिरा देगा, मैं खिलाऊंगी। तो वहां से ऑटोनॉमी उसकी रेस्ट्रिक्ट हुई, और वो किस में चला गया, शेम एंड डाउट में। उसको लगा यार क्या हुआ, मुझसे नहीं होता क्या, मैं कुछ गलत कर रहा था क्या। यहाँ से सेल्फ डाउट शुरू होने लगता है, शेम आने लगती है खुद के ऊपर, शर्मिंदगी आने लगती है कि यार मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, मैं ना सही नहीं करता हूँ, मुझसे तो होता ही नहीं है। तो आपने देखा होगा जब बड़े भी हो जाते हैं कुछ बच्चे और कुछ एडल्ट्स भी, जैसे कि एक अभी कैंसर, माउथ कैंसर का लास्ट स्टेज का केस आया था मेरे पास, और वो बंदा हार्डली कुछ लेट 50s में थे वो अंकल, और उनको बोला तो जा नहीं रहा था, क्योंकि उनका पूरा वाइड स्प्रेड था माउथ कैंसर, और उसके वजह से उनकी पूरी ड्रेसिंग वगैरह हो रखी थी, बार बार सर्जरीज हो चुकी थी, इम्प्लांटेशंस बिठा दिए थे, और बहुत स्मेल भी आ रही थी। लेकिन ऐसे स्टेट में वो फर्स्ट टाइम होम्योपैथी लेने आए थे, और मैंने उनको पूछा कि अंकल आपकी लाइफ जर्नी बताइए। तो क्योंकि मुझे पता था कि ये जो कैंसर सेट हुआ है ये आज की बात नहीं है, क्रॉनिक डिजीज है, और वो पूरा बेस लाइन से ही आपको समझना जरूरी है अगर दवाई से उनको मदद करनी है तो मैंने उनको, सोचिए 50 साल से ऊपर का इंसान जो कैंसर से पीड़ित है, मैंने उनको पूछा कि आपकी लाइफ जर्नी बताइए। उनने कहाँ से बताई, मैंने ये नहीं बोला कि आप बचपन से बताइए, लाइफ जर्नी बताइए, वो कहीं से भी बता सकते थे। उनने कहाँ से बताई मालूम है, जब वो बहुत छोटे थे, उनके पिताजी उनको डांटते थे, उनको बोलते थे कि तू तो बेवकूफ है, तू तो फेलियर है, तू तो कुछ कर ही नहीं पाएगा कभी भी, क्योंकि ये बहुत क्रिकेट खेलते रहते थे। ऑल्दो इंटेलिजेंट थे लेकिन मस्तीखोर बहुत ज्यादा थे। तो और पिताजी का पूरा ध्यान किस पे था, उनकी पढ़ाई पे, कि वो पढ़ाई नहीं करता है, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, बेवकूफ है, कभी आगे बढ़ेगा ही नहीं जिंदगी में। और ये इंसान इतने सालों के बाद उनके पिताजी गुजर चुके हैं, और वो ये सोच सोच के उनके आंसू नहीं रुक रहे थे कि मेरे पिताजी ने बोल रखा था कि मैं कभी भी सक्सेसफुल नहीं होऊंगा। और जबकि वो अंकल जो हैं वो बहुत बड़े लेवल पे काम कर चुके हैं, वो जहाँ जब तक उनका जॉब चल रहा था, जब तक वो सर्विस में थे, ही वॉज अ वेरी गुड अचीवर इन लाइफ। उनने बस कुछ जॉब में
रॉन्ग डिसीजंस लिए थे, जब उनको नहीं छोड़ना चाहिए था तब एक जॉब छोड़ दिया, 1-2 साल का ब्रेक आया, फिर जो उनने पिकअप किया उस पे उनने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उनका बहुत अच्छा इकोनॉमिक स्टेटस था, और प्रोफेशनल ये भी बहुत अच्छा ओहदे पे काम किया है, बहुत कंट्रीब्यूट किया है उनके कंपनीज के लिए, और फैमिली को भी बहुत अच्छे दर्जे पे लाके रखा है। लेकिन वो बंदा आज भी क्या सोच के रो रहा है कि मेरे पिताजी ने मुझे बचपन में कैसे मारा था, कैसे मुझसे बात की थी। तो यहाँ से इंसान के अंदर क्या डेवलप होता है ना, ये फाउंडेशन बच्चे को प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है ना। तो एक रेमेडी है हमारे पास, सोराइनम। सोराइनम के उसमें ना एक लाइन लिखी है मटीरिया मेडिका में सर ने, हैनेमन सर ने, लूजर, ही फील्स ही इज अ लूजर इन लाइफ। और जबकि एक और लाइन है जहां पे कि उसको मालूम है कि उसके पास सफिशिएंट वेल्थ है, लेकिन फिर भी वो फियर ऑफ पॉवर्टी में ही रहता है, ऑल्दो ही इज सेल्फ सफिशिएंट, बट उसको लगता है कि नहीं मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। द कॉन्फिडेंस इज ड्रास्टिकली लोअर्ड बाय हिज ओन पीपल, बाय हिज ओन फादर। तो वहां से वो शेम एंड डाउट जो इनकलकेट किया उसने, वो उसमें से कभी उभर ही नहीं पाया। वो बार बार बीवी से अश्योरेंस मांगता है कि मैं सही तो हो जाऊंगा ना, मैं ठीक तो डिसीजन ले रहा हूं ना, मैंने ये जॉब लेके सही तो किया, मैं मीटिंग में जा रहा हूँ तो भी वो वाइफ से अश्योरेंस लेता है, अपने कलीग से अश्योरेंस लेता है कि मैंने प्रेजेंटेशन सही बनाया है ना। मतलब वो बंदे को कॉन्फिडेंस ही नहीं आया, इतने साल उसने उसी में निकाल दिए कि वो लूजर है। वो जो दिमाग में बिठा लेते हैं ना, तो ये ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है अगर आपको आपके बच्चे को कॉन्फिडेंट बनाना है तो कुछ रेमेडीज हैं जो बहुत कॉन्फिडेंट रहती हैं। तो हमारे रेमेडीज भी इस तरह के शेड्स लेके आते हैं, जैसे कि नक्स वोमिका हो गया, सल्फर हो गया, लैकेसिस हो गया। ये लोग कॉन्फिडेंट लोग हैं, प्लैटिना हो गया, वो लोग को फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनमें ईगो होता है। इस तरह का फर्क पड़ेगा कि मेरी ईगो हर्ट की, मुझसे ऐसे बात की, लेकिन उनका परफॉर्मेंस उसके वजह से ड्रॉप नहीं होने देंगे वो। अगर वो ड्रॉप होगा तो फट से उठाना जानते हैं। सल्फर द मोस्ट होपफुल रेमेडी इन मटीरिया मेडिका। अगर आप देखें स्टेज 1 पे, तो सल्फर का माहौल कैसा होगा ना, उसको सबने ऐसे पलकों पे बिठा के रखा है, उसकी प्रशंसा की है, उसको हमेशा हंसी खुशी का माहौल मिला होता है उसके बचपन में ना। तब वो जाके सल्फर पर्सनालिटी उभर के आती है कि डेल्यूजन वेल्थ ऑफ, डेल्यूजन अबंडेंस ही हैज ऑफ एवरीथिंग। तो ये जो, एक सेकेंड, तो ये सल्फर का फाउंडेशन बनता है होप से, है ना। वैसे ही होपफुल के जितने भी रेमेडीज हैं उनको वो माहौल मिला होता है। काली सल्फ को भी अगर आप देखें, जिसमें भी सल्फर एलिमेंट आएगा ना, उनके बॉन्डिंग्स अच्छे हुए होते हैं पहले से ही। तो यहाँ ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। तो ऑटोनॉमी कौन से रूब्रिक की कैटेगरी आ गई ना, आपको मालूम होगा। ऑटोनॉमी के रूब्रिक्स अगर हमको बनाने हैं, स्ट्रीमलाइन करने हैं, तो सबसे पहले आएगा इंडिपेंडेंट। तो जो भी बच्चे खुद से करना चाहते हैं या बड़े होके भी वो रिफ्लेक्ट होता है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केसेस आते हैं ना, या फिर कोई भी जॉइंट पेन है मोस्टली। तो एक सेकेंड, यस हाँ मैम। तो, हाँ हाँ सॉरी। तो जैसे समझ पा रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ सब लोग, क्योंकि ना इंटरेक्शन नहीं कर पा रही हूँ मैं यहाँ पे, मुझे लगता है सिग्नल डिस्टर्ब होगा इसलिए, है ना। तो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट का, तो इंडिपेंडेंट जो है आगे तक झलकता है। जैसे आप बच्चे को पहले से ही इंडिपेंडेंट बनाया है, कॉन्फिडेंट बनाया है, जैसे ऑरम मेट है, वो लोग ये नहीं देखते हैं कि मेरे आसपास के लोग मुझे पानी का ग्लास लाके दें, वो खुद से जाके लेना प्रिफर करते हैं, भले ही कितना भी फीवर होने दो, कितनी भी हालत डाउन होने दो, उनकी इच्छा अंदर से ये होती है कि मैं खुद से कर लूं। जैसे होता है ना, मरने के कगार पर भी है, लेकिन वो यही चाहते हैं
कि मैं अपना जब तक मेरी आखिरी सांस चले ना, मैं किसी के ऊपर बोझा बन के नहीं रहूं। तो ये फेरम मेट हो गया, जितने भी फेरम के ग्रुप्स होंगे, रेमेडीज होंगे फेरम के अंडर में, वो सब इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो ये ऑटोनॉमी यहाँ से डेवलप होती है, उनको पहले से करने के लिए वो स्पेस दी जाती है कि बच्चा तू कर, मैं हूं तेरे पीछे, तू रोड क्रॉस कर, कुछ होगा तो मैं बचा लूंगा तुझे। तो ये एक पीछे से जब बूस्टर मिलता है ना, तो ऑटोनॉमी से विल पावर बढ़ता है, स्ट्रॉन्ग विल पावर बढ़ता है। तो वो स्ट्रॉन्ग विल पावर के जो रेमेडीज है, वो ये सारे स्ट्रॉन्ग रेमेडीज आते हैं उभर के। और फिर नहीं तो शेम एंड डाउट में जाते हैं। ठीक है, शेम एंड डाउट में जाने वाले कौन से रेमेडीज होंगे? जैसे शेमफुल है ना, इग्नेशिया को हम लोग शेमफुल कैटेगरी में मानते हैं कि उसको बार बार लगता है मुझसे कुछ नो शर्मिंदगी वाली बात बोल दी मैंने, यार ऐसा नहीं होना चाहिए था। ओपियम है, एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बैरेसमेंट वाले जितने भी रेमेडीज है ना, एम्बैरेस्ड एलिमेंट्स आफ्टर, तो ये एम्बैरेस्ड एलिमेंट्स आफ्टर यहाँ से झलकता है। तो जैसे आप छोटे बच्चे को अगर देखें और उनकी कोई भी समस्या है, तो वो ना आंख में आंख अगर नहीं मिला पा रहे हैं, इवेडिंग लुक ऑफ अदर्स, तो वहां पे हम स्ट्रेमोनियम लेते हैं कि यार इसको ना इंजरी का डर है और वो इवेड कर रहा है, वो आंख में आंख नहीं डाल रहा है। जैसे सिलिशिया होएगा, तो सिलिशिया क्या करेगा, वापस से उसको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर, तो वो माँ के कान में आंसर देगा या माँ के पीछे छुप जाएगा। अगर आप उसको कोई भी सवाल कर रहे हैं तो वो जवाब माँ के कान में दे रहा है। तो बराइटा काब हो गया, वो कॉन्फिडेंस फिर से नहीं, वो पूरा का पूरा ही माँ के पीछे छुप जाएगा। तो ये कितने हद तक छुपते हैं ना, उनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाता है कि थोड़ा सा छुप रहे हैं तो सिलिशिया पूरा का पूरा छुप गए तो बराइटा काब, यू नो। तो ये जो स्टेजेस समझेंगे तो आपको रेमेडीज का इंटरेक्शन समझ आएगा, आपके साथ वो किस तरह से बोल रहे हैं, स्ट्रांगली पुट फोर्थ करें। जैसे एक आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, मैं एक और रेमेडी बताऊंगी अभी। तो नेक्स्ट आया प्री स्कूल, 4 to 5 years, पल्लवी उसमें जी आता है। पल्लवी जी, हाँ, आपके पीपीटी तो मूव नहीं कर रहे हैं, वो इक्सन स्टेज ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में ही रुका हुआ है। हाँ, तो इसमें ही मैं रेमेडी और केसेस भी बता रही हूँ ना अच्छा, साथ उसी में। ठीक है, ठीक, कंटिन्यू कीजिए। हाँ सर। तो अभी नेक्स्ट स्टेज में मैं थोड़ा केस भी बताऊंगी, क्योंकि ये बेसलाइन बताना जरूरी था। तो नेक्स्ट स्टेज है प्री स्कूल का, जब वो बच्चा भागने लगता है, सिर्फ चलने नहीं भागने भी लगता है। तो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट आता है। इनिशिएटिव क्या हुआ कि वो अपने आप से जाके कुछ नया करने के लिए बोलता है कि चलो पापा, ये मैंने स्कूटी तो बहुत चला दी, अब मुझे साइकिल चलाना है। तो वो इनिशिएटिव का कॉन्फिडेंस उसके अंदर होता है, तो वो कुछ नया करने का सोचता है। और जब उसको नया करने के लिए आपने बोला कि हाँ हाँ करना, बिंदास कर, मैं तुझे बताता हूँ, मैं तुझे क्लासेस ज्वाइन कराता हूँ, मैं तुझे सपोर्ट करूंगा इसके लिए, तो वो होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं हुआ तो बच्चा गिल्ट में चला जाता है। तो ये जो है, ये गिल्ट का भी इम्पैक्ट बहुत लाइफ लॉन्ग तक रहता है। तो ये जैसे कैंसर का केस बताया, तो ये उसी गिल्ट में जी रहा है कि मैंने उस टाइम पे क्रिकेट नहीं खेला होता तो पापा ऐसे नहीं बोलते। बहुत सारे केसेस होते हैं जो गिल्ट पे ही जीते हैं। जैसे साइक्लामेन एक रेमेडी है जो गिल्ट पे जीती है, ऑरम मेट है जो सेल्फ रिप्रोच, वो भी गिल्ट से ही उभर के आता है कि उनको बड़ी बड़ी बीमारी जैसे हार्ट की बीमारी होती है ना, तो उसमें उसको ये रहता है कि मैंने अपनी फैमिली के लिए सब कुछ किया आज तक, लेकिन फिर भी वो कहाँ पे लेके बैठा है कि मैंने ये नहीं कर पाया, मतलब मैंने सबकी शादी कर दी, सबको वेल सेट कर दिया, मैंने घर बांध लिया, लेकिन ना मैंने उनके लिए कुछ भी, अगर जैसे ज्वेलरी नहीं दे पाया अपनी वाइफ के लिए, मैं ज्वेलरी नहीं बना पाया। वो लास्ट स्टेज में जाके भी इतना करने के बाद भी उनको कुछ ना कुछ एक सेल्फ रिप्रोच रहता है कि ये मेरी वजह से ही हुआ, उनको जो तकलीफ हुई वो मेरी वजह से हुई। ये सेल्फ रिप्रोच लेके बैठे रहते हैं, ये गिल्ट लेके बैठे रहते हैं। काश मैंने, इग्नेशिया का गिल्ट होता है कि अगर मेरे पापा को मैंने सही हॉस्पिटल में ले गई होती तो आज वो मेरी आंखों के सामने होते। 4-5 साल के बाद भी वो इग्नेशिया के आंसू नहीं रुक रहे हैं
कि मेरी वजह से मेरे पापा की मौत हो गई, जबकि मौत में किसी का कोई हाथ नहीं है, वो डिवाइन प्रोविडेंस है, वो ऊपर से होता है, जो होता है वो ऊपर से होता है। तो हमारा उसमें सिर्फ ये है कि जितना हम कर सके ना, लिमिटेशंस हैं, ह्यूमन लिमिटेशंस हैं। लेकिन ये गिल्ट वाले लोग हैं ना, ये बच्चे के अंदर कहाँ से आता है, ये स्टेज से एक गिल्ट की हैबिट पड़ जाती है। जब उसको इनिशिएटिव नहीं लेने देते हैं, उसको लगता है कि मेरे अंदर वो कहीं तो कोई कमी रह गई है, मेरे अंदर क्या पोटेंशियल नहीं है, मैं क्या कर नहीं पाऊंगा। तो वो गिल्ट लेके उनका तो अभी इनिशिएटिव और नेक्स्ट लेवल जो आया कॉम्पिटेंस का, अगर उनको इनिशिएटिव लेने दिया तो वो पर्पसफुल बनते हैं। पर्पसफुल में जैसे डलका मारा एक सिंगल रेमेडी है, पर्पसफुल। तो ये बहुत प्रैक्टिकल बच्चे होते हैं। मैं आपको बताती हूँ, डलका मारा के बच्चे जो होते हैं ना, उनको जैसे फीवर भी आया तो भी वो एक्टिव रहेंगे, वो डल नहीं होते हैं, दे आर ऑलवेज इन एक्टिव मोड। और उनको पर्पसफुल काम करना होता है कि ये नहीं कि टीचर रोज रोज होमवर्क देती रहे और रोज रोज मैं ये वही रूटीन फॉलो करूं। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है। मुझे जब मन आएगा, जो सब्जेक्ट पढ़ने का मन है, मैं वही पढ़ूंगी मम्मी। मैं ये रोज रोज सेम सेम नहीं करती रहूंगी। रोज क्या ट्यूशन जाना है, वो ट्यूशन टीचर वो लिखवाएगी ना, ठीक है मैं लिख लूंगी, घर पे बैठ के लिख लूंगी, मुझे उनके पास मत भेजो बार बार। तो दे आर इंडिपेंडेंट चिल्ड्रेन, डलका मारा चिल्ड्रेन, दे आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। उनको खाली एक चाहिए, जो वो करें उसकी आप प्रशंसा कर दो। म्यूजिक डिजायर फॉर है, उनके कानों को म्यूजिक सुननी चाहिए। तो डलका मारा का अगर आप देखें ना, कोल्ड शोल्डर एग्रेवेशन है, उनको कोल्ड वेदर, डैम्प वेदर नहीं पसंद है ना। तो यहाँ पे डलका मारा बच्चे बीमार होते हैं, जहां उनको वो प्रशंसा नहीं मिलती उनके आसपास से। उनने पर्पसफुल बच्चे हैं, और पर्पसफुल में शायद सिंगल रेमेडी डलका मारा है। लेट मी चेक, ये रेपर्टरी आपको दिख रही है ना। तो पर्पस, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रेन। हाँ, उनको इतने स्ट्रॉन्ग है, फाइट वॉन्ट्स टू में जाते हैं, डिफायंट होते हैं। स्लोनेस ऑफ पर्पस है, एक रूब्रिक है इसमें, पर्पसफुल करके, अभी नहीं दिख रहा है मुझे। आप देखेंगे डलका मारा का सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएगा। मेरे को क्यों नहीं मिला पता नहीं। पर्पस, हाँ ये देखिए, है ना, सिंगल रेमेडी है। तो ये ना बहुत स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, स्ट्रॉन्ग बच्चे होते हैं, विल पावर स्ट्रॉन्ग होता है, इंडिपेंडेंट, फाइट करने वाले, इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं। ये रूब्रिक है, क्वारलिंग बट विदाउट एंगर। तो उनमें ना क्वारल करने की शक्ति होती है, अपने आप को सही सिद्ध साबित करने की शक्ति होती है। बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं, प्रैक्टिकल रूब्रिक में भी है ये। तो ये बच्चे जो हैं अपने आप को हमेशा ऑन द गो रखना चाहते हैं। फीवर भी आ जाएगा, दर्द भी होएगा, पूरा का पूरा पढ़ नहीं जाएंगे, गिव अप नहीं कर देंगे, क्योंकि उनका जो पहले का स्टेज है, अगर आप देखें ये स्टेजेस में क्यों बता रही हूँ ना, क्योंकि इसका पहले का स्टेज है विल। उसका विल अच्छा बना, उसका पर्पस अच्छा हो जाएगा। तो ये पर्पसफुल लोग हो जाते हैं, पर्पसफुल बच्चे हो जाते हैं, एक्टिव रहते हैं हमेशा, है ना। अभी ये नेक्स्ट स्टेज है इसका, जैसे कि, एक मिनट, हाँ, कॉम्पिटेंस। तो अब ये बच्चा, अगर ऐसा बच्चा बड़ा होएगा ना, तो उसके अंदर कॉम्पिटेंस आएगा। कॉम्पिटेंस मतलब ये इसमें है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। अभी आप देखिए, एक केस मैं नरेट करती हूँ, अब इसकी रेमेडी मैं नहीं बताऊंगी। ये देखिए, यहां से ना होप आया बच्चे को, आशावादी है, विल पावर स्ट्रांग है, उसको पर्पस मालूम है कि यही करना है, और कॉम्पिटेंस है कि वो दूसरों से हेल्दी कंपटीशन कर सकता है, अपनी हार को भी स्वीकार कर सकता है और जीतने की पूरी कोशिश भी करता है। तो जब वो जीतता है तो उसके अंदर इंडस्ट्री डेवलप होती है। अगर आपने पर्पस में उसको इनिशिएटिव फेज में ही उसको अप्रिसिएशन दिया, डलका मारा जैसा बच्चा है, अगर उसको अप्रिसिएशन मिला, जैसे सीपिया है, सीपिया को भी अप्रिसिएशन की क्रेविंग होती है। तो सीपिया जो बच्ची होती है ना, हम बोलते हैं जैसे घर में
मल्टीपल लड़कियां हो गई, 2-3 लड़की होने के बाद चौथी जो लड़की हुई वो सीपिया होती है, पथेटिक स्टेज में होती है। और पथेटिक तो बाद में आता है, लेकिन वो वैसे उसका एक रूब्रिक है, मैं देख के बताती हूँ, जहां उसको लगता है कि ये मेरा तो कुछ वजूद ही नहीं है, मैं तो ऐसे ही आ गई हूँ इस संसार में। वो पुअर और एम्बेरसमेंट में ही जीती है अपनी जिंदगी। तो उसको लगता है कि मैं तो इनके ऊपर बोझा बन गई हूँ। बोलते हैं ना, एक लड़की थी अभी आई थी पीसीओडी के लिए, तो उसके ससुराल वालों ने कुछ उसको ठीक से ट्रीट नहीं किया, अब वो वापस आ गई और बोलती है कि मैं तो अपनी माँ के घर में यूं ही पड़ी हूँ। तो ये जो पड़े हुए लोग रहते हैं ना, अपने आप को कुछ समझते ही नहीं है, खुद की कुछ कदर ही नहीं करते। एक सेल्फ डेप्रिसिएशन करके रूब्रिक आता है कि वो खुद की ही वैल्यू को अपनी नजरों में ही कम समझते हैं। तो अगर ये होता है ना, ये स्टेजेस अगर उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं, दूसरे साइड में जा रहे हैं, तो लैक्टेनाइनम जैसी रेमेडी आगे चल के बनेगी। बच्चों में भी आपको लैक्टेन ऐसे ही दिखेगा, जहां उनको अपनी कुछ वैल्यू ही नहीं है, लगता है हम तो बेकार ही आ गए हैं इस दुनिया में। हाँ, सीपिया को भी ऐसा ही लगता है। तो फिर ये एक एक केस था, एक बच्चा था जहाँ की वो उसको एस्थमा हो रहा है। हाँ, इतना सिवियर एस्थमा है, वो खांसे ही जा रहा है, खांसे ही जा रहा है, और उसको इनहेलर्स भी दे दिए, पंप भी दे दिए, और उसको बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा है वो इनहेलर्स और पंप लेने के बाद भी। लेकिन उसको फिर होम्योपैथी के लिए लेके आए थे कि और वो बच्चा जो है, स्कूल नहीं जाना, मुझे बिल्कुल भी स्कूल नहीं जाना मुझे। हाँ, यस, थैंक यू डॉक्टर प्रियंका, मिजरेबल एग्जिस्टेंस ऑफ सीपीआई, यस। तो ये बच्चे को बिल्कुल स्कूल नहीं जाना, और उसको अगर उठा रहे हैं तो हाथ पैर मार रहा है, मम्मी को डिशुम कर रहा है, पापा को डिशुम कर रहा है, नहीं जाना मतलब नहीं जाना। तो उसको वेकेशन में यहाँ लेके आए थे बॉम्बे, और वो गांव से था एक्चुअली। तो यहाँ पे लेके आए, तो यहाँ पे जब उसको ये अटैक आ रहा था तो वो नानी के घर में था, और गांव में वो अपने घर में जो रहता है, तो बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा आंगन है, वहां पे उसको बहुत घूमने फिरने मिलता है। और मम्मी ने बताया कि ये ना साइकिलिंग भी करता है, तो इतनी दूर चला जाता है कि उसको रास्ता भी नहीं मालूम होगा तो भी चला जाता है, और हमको फिर भाग भाग के उसको ढूंढना पड़ता है कि ये बच्चा कहाँ गया। तो एस टाइप का बच्चा बॉम्बे के घर में आया है, नानी के घर में, जहां पे कि हम बहुत सीमित रहते हैं। हमको चार दीवारी में रहना पड़ता है, किसी किसी बिल्डिंग्स में स्पेस भी नहीं होती है खेलने की उतनी, क्योंकि हर तरफ से गाड़ियां आ जाएंगी, वो डर रहता है। तो वो जो नानी नाना का घर था, वहां पे उनके यहाँ कोई बच्चा है नहीं, वो सिंगल बिल्डिंग में रहते थे। तो यहाँ पे आके उसका अस्थमा इतना सिवियर हो गया, इतना सिवियर हो गया, और वो खांसे जा रहा है, रोए जा रहा है, और मुझे नहीं लेना है, मुझे दवाई नहीं लेना है, मुझे कुछ नहीं करना है। और मेरे सामने आके बैठा है, तो फिर नजरें झुकी हुई। मैंने बोला, अरे ये मम्मी इतना डिस्क्राइब कर रही है उसको कि इतना तूफानी बच्चा है ये, और यहाँ पे आके इसकी आंखें, मतलब ये मुझे नजर से नजर नहीं मिला रहा है। इवेडिंग नहीं था, ये नहीं था कि मुझे देख के नीचे कर रहा है, ऐसे 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 नहीं कर रहा था। वो पूरा टाइम ऐसे ही बैठा हुआ था, मुझसे बात ही नहीं करना चाह रहा था, सारी इंफॉर्मेशन उसकी मम्मी दे रही थी, और ये जोर जोर से खांसे जा रहा है, खांसे जा रहा है। तो मैंने बोला हो क्या गया इसको यहाँ पे ना। तो मम्मी बोल रही थी इसको नानी के घर आना ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पे इसके पास कोई कंपनी नहीं है खेलने की, और यहाँ पे जो माहौल है इसको वो भी नहीं पसंद है, उसको अपने घर में ही रहना था। मुझे पहले ही बोल रहा था मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। तो और उसके पहले से ही उसको जो वहां पे भी जो शुरू हुआ था, तो वो स्कूल नहीं जाना था, मुझे नहीं जाना है, कहीं भी नहीं जाना, उसको मस्त रहना है, खेलते रहना है। तो अब आप ये केस को थोड़ा सा बता सकते हैं, किसी को अगर पार्टिसिपेट करना है, किसी को कुछ बोलना है, मतलब क्योंकि वो सिग्नल का डिस्टरबेंस था ना, तो फिर मैंने किसी से कुछ पूछा ही नहीं अब तक। एनीवन वांट्स टू शेयर समथिंग, ओपाइन, प्लीज ओपाइन। सर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। हाँ, आप कंटिन्यू कीजिए, लोग अपना समय पर बोलेंगे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट रूब्रिक आप लोग चैट बॉक्स भी यूज कर सकते हैं वैसे। हाँ, चैट बॉक्स के लिए मैंने कहा, कोई भी सब लोग
एक तो प्रियंका जी अभी की है चैट बॉक्स में। हाँ, वो तो सीपिया वाला हो गया, मिजरेबल एग्जिस्टेंस का ना। तो सबसे पहला रूब्रिक हम लेंगे इसमें ना, प्लेफुल लेंगे। उसको खेलते रहना है, मस्त रहना है, फ्री रहना है, आजाद रहना है, और खेलने के सिवा उसको और कुछ देखना ही नहीं है लाइफ में। लिबर्टी लिखना है, लिबर्टी। और इसको खेलने के लिए क्या चाहिए? अभी देखो, जो खेलने वाला बच्चा होता है ना, वो कहीं भी कैसे भी सिचुएशन में खेल सकता है ना। उसको जरूरी नहीं है ना कि कोई मेरे साथ खेले। तो प्ले, डिजायर टू प्ले आ गया इसमें, कि उसको डिजायर है कि मैं बैठ के उसके साथ खेलूं, मैं उसको बताऊं कि बच्चा ये ले, चल ये खेल। तो ये प्लेफुल भी नहीं हुआ। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया, एक तो खेलते रहना है और कोई चाहिए भी साथ में खेलने के लिए। तो ये कॉम्बिनेशन से उसको जब टैप किया, और दूसरा था कि मेरे सामने ऐसे ही बैठा था, उसको ना डॉक्टर चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए। तो मैंने सोचा कि ये ऐसे क्यों बैठा है मेरे सामने, तो बोलते नहीं वो आपसे डरता है ना। तो वो डर जो कहाँ से आया, वो पहले के डॉक्टर के एक्सपीरियंस से आया। तो फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड लिया था, ठीक है, और रेफ्यूजिंग टू टेक मेडिसिन। तो अगर आप देखेंगे ना, तो सिमिसिफ्यूगा आती है ना। सिमिसिफ्यूगा का ये चार्ट मैंने एक बनाया है, कि अगर एक बार उसको मार्क्स कम आ गए ना, वो बिजनेस फेलियर में चला जाता है वो बच्चा। क्योंकि अगर आप इसको, वो थियोरी जो मैंने अभी बताई थी एरिक्सन चार्ट की, तो वहां से क्या हुआ ना, कि उसको ये सिचुएशन, जो फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते ना, अगर आप ये फिर से एक बार देखें, तो ये जो है ना, गिल्ट में जाना, एक्सेप्ट नहीं कर पाना, कॉम्पिटेंस इंडस्ट्री का फेज है, जहां वो साइकिलिंग करता है तो माँ क्या बोली, करता ही चला जाता है, इतना दूर तक चलाएगा, मिलेगा ही नहीं। लेकिन फिर इसको डांट पड़ती है कि तू इतना क्यों चला गया। तो ये स्टेज में आपको, अगर आपने डांट दिया, तो बच्चे के अंदर क्या आ गया, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो गया। अगर बच्चे का कोई हुनर है ना, वो हुनर को हमको पॉलिश करना है, एनकरेज करना है, डायरेक्ट करना है। सिमिसिफ्यूगा का प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है? सिमिसिफ्यूगा की एनर्जी इतनी हाई होती है और मिसडायरेक्टेड होती है। उसका अगर पेरेंटिंग स्टाइल देखें ना, वो बच्चों का जो घर का माहौल का पेरेंटिंग स्टाइल, they don't have a very good parenting style or good environment to provide them the direction. अगर उनका माहौल देखेंगे ना, उसमें हर परिवार का सदस्य अपनी अपनी जिंदगी में बिजी रहता है, और बच्चे को छोड़ देते हैं कि तू कर, ये स्कूल जा, होमवर्क कर, ये गेम ले ले, खेलता रहे। ये नहीं बताते कि अगर उसको कोई चीज पसंद है, तो उसको किस तरह से यूज करना है। उसको डायरेक्ट करने वाला, चैनलाइज करने वाला, कंटेन करने वाला कोई आसपास मौजूद नहीं होता है। इसकी मम्मी जो थी, वो डॉक्टर थी, वो अपने क्लिनिक टाइम टू टाइम जाती थी। जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो बुढ़ापे में थे, तो वो उसको कुछ ज्यादा टेक केयर नहीं कर पाते थे, बस खाना पीना टाइम टू टाइम दे देते थे। पापा फुल टाइम ऑफिस में रहते थे। तो ये क्या कर रहा है ना, वो बच्चा पूरा हो रहा है, अपनी एनर्जी पूरी एग्जॉस्ट कर रहा है। तो इंडस्ट्री के फेज में तो है, लेकिन कॉम्पिटेंस डेवलप नहीं हो पा रहा है उसका। जो उसके अंदर हुनर आ जाना चाहिए था, जो समझदारी आनी चाहिए थी, वो नहीं आ पाता है। तो इस सिमिसिफ्यूगा कैसे बन जाते हैं ना, जब एडल्ट फेज में भी जाते हैं, तो एक तो उनका ईगो बहुत डेवलप होता है, कि मैं करूंगा, ये मैंने किया, ये मेरा है। और वो मेरा 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 इतना बड़ा बलून बनता है उनका, ईगो का। और जब वो बलून बर्स्ट होता है ना, वो बर्स्ट कहाँ होता है, तो इसमें ना एक रूब्रिक है, डेल्यूजन एंकेज्ड इन बायर्स। अब ये गुप्ता सर ने हमको बहुत अच्छा सिखाया था सिमिसिफ्यूगा, जहां से मैं सिमिसिफ्यूगा के बच्चों को ट्रीट कर पाई। और भी कुछ केसेस हैं इसी रेमेडी के, मैं और नरेट करूंगी अभी। एंकेज्ड क्या होता है ना, एंकेज्ड, आप केज किसको करते हैं, केज में किसको बांधा जाता है, केज में किसको बांधते हैं, कोई भी बोल सकता है। बड़े जानवर होते हैं ना, जैसे कि शेर हो गया, जैसे कि लायन और टाइगर और चिंपैंजी, ऐसे बहुत बड़े बड़े जो जानवर होते हैं ना, उनको हम
केज में बांध के रखते हैं, क्योंकि वो अगर बाहर आ गए वो पूरा तहस महस कर देंगे, वो किसी का भी शिकार कर लेंगे, वो किसी को भी खा सकते हैं, उनसे डर के रहना पड़ता है। तो ये जो सिमिसिफ्यूगा होता है ना, ये ऐसा बड़ा पर्सनालिटी होता है अपने आप में, और इसका बलून फूटता कब है, मतलब वो फुस्त कब होता है, वो एंकेज्ड इन वायर में कब जाता है, ये जब उसका अभिमान जब चकनाचूर होता है ना, वो एंकेज्ड इन वायर में फील करता है, मतलब उसको पूरे वायर में जकड़ दिया गया है, उसके जो पूरे पोटेंशियल है उसको बांध दिया गया है। तो ये रूब्रिक आता है आर्म्स बाउंड टू द बॉडी। तो आर्म्स क्या देते हैं आपको, आजादी देते हैं, आपके एक्शंस को करने के लिए आपके आर्म्स की जरूरत है आपको, राइट। तो ये जब बिजनेस फेलियर आता है, या तो उसका ईगो कहाँ से टूटा, उसका बिजनेस लॉस हो गया, उसने सोचा कि मैं बहुत शक्तिमान हूं, जैसे रावण होता है, जैसे कंस होता है, उनको कितना अभिमान था अपने ऊपर कि हम कृष्णा को मार देंगे, हम राम को मार देंगे। तो वो अभिमान से जीने वाले लोग, और जब फेलियर आया थोड़ा, उनको लगा कि ये तो हमसे हुआ ही नहीं, है ना, लंका में आग लगा दी, बिजनेस फेलियर हो गया, कि ऐसा कैसे हो गया हमारे साथ में। तो यहाँ पे जब इनका ईगो टूटता है उनका फेलियर के बाद, वो फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे ये स्टेज को आप फिर से कोरिलेट कर सकते हैं, जहां वो फेलियर को कॉम्पिटेंट नहीं बन पाए ना, तो ये बिजनेस फेलियर से उनको क्या हो गया, एंकेज्ड इन वायर्स, आर्म्स बाउंड टू द बॉडी, और वहां डर आया अंदर, फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड, क्योंकि अब ये मेरा परिसर नहीं है, ये मेरा गांव नहीं है, इसीलिए उसको आना ही नहीं था नानी के घर पे, क्योंकि ये मेरी जगह नहीं है जहां मैं अपनी आजादी से, अपने ईगो के साथ, अपने अभिमान के साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ, वो नहीं कर सकता, उसको जाना ही नहीं है वहां पे, है ना। तो ये वहां से अभी आप देखेंगे इसमें सिंगल रेमेडी रूब्रिक है, जॉय, ट्रेम्बलिंग, मौत, प्लेफुल, लाफिंग, चीयरफुल, ऐसा एकदम सिंगल रेमेडी सिमिसिफ्यूगा है। मतलब वो इतना खुशहाल रहने वाला बच्चा फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड में कैसे आया, क्योंकि उसको उसकी जो नोन जगह थी, उसका जो परिसर था, वहां से उठा के ऐसी जगह ले आए जहां वो कुछ भी नहीं कर पा रहा, वो सीमित हो गया है, क्योंकि उसकी एनर्जी ऐसे बिखरी हुई रहती है ना, उसको जब सीमित कर देंगे तो वो बहुत हलचल में आ जाएगा, उसको ये जो प्रॉब्लम हो रही थी वो सीमित करने की वजह से, स्कूल में मार्क्स कम आ गए, बिजनेस फेलियर हो गया, उसको डांट पड़ी, वो सहन नहीं कर पाया, उसको जाना ही नहीं है अब ऐसी जगह पे जहां टीचर उसको बार बार डांट लगा रही है, होमवर्क दे रही है, रिपीटेडली लिखवा रही है कि ये मिस्टेक की तो लिखता चला जा, 10 बार लिख, नहीं करना है उसको, मुझे नहीं करना है, मुझे जाना ही नहीं है इसीलिए। तो एक और बच्चा था पैरालिसिस का, गिलियन बार सिंड्रोम था उसको, और वो सिर्फ 10 साल का बच्चा था। तो ये 10 साल का बच्चा लंगड़ाते हुए अपने पूरे इस पे जो क्रचेस रहते हैं उस पे लंगड़ाते हुए लेके आया गया था, उसके पापा लेके आए थे और मामा लेके आए थे, और वो लोग यहाँ एक स्लम एरिया है वो एरिया से आए थे, तो गरीब थे, तो बड़े हॉस्पिटल से वो सीख भी कर रहे थे हेल्प कि कहीं कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि गिलियन बार सिंड्रोम है वो फैलता बहुत है, उसमें उसका पूरा पैरालिसिस हो गया था लिम्स का, अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी का। तो उसको एक्चुअली क्रचेस भी उन्हें जयपुर लिम्स भी लिए थे उसके लिए, लेकिन वो होने के बावजूद वो पकड़ के नहीं चल पा रहा था, उसको गोदी में उठा के लाना पड़ रहा था, तो क्रचेस साइड में रखे और पापा उसको गोदी में लेके आए थे। तो क्योंकि वो हाथ में भी पावर नहीं थी उसके, और उसको मेरे सामने बिठा दिया, अब बिठा दिया, पापा यहाँ बोले जा रहे हैं, तो मैंने उसकी बैकग्राउंड पूछी, पहले तो उससे बात की, ना अपना नाम बता रहा है, ना स्टैंडर्ड बता रहा है, कुछ भी उसको बताना ही नहीं है। तो ये नहीं था कि डलनेस अंडरस्टैंड क्वेश्चन ओनली आफ्टर रेपिटेशन, कॉक्यूलेस वाला डलनेस नहीं था उसको, ये नहीं कि उसको समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी डल बच्चा नहीं है। लेकिन जो बच्चा बाहर बैठ के, मुझे उसकी आवाज आ रही थी बात करने की, वो अंदर आके, तो आपको ये सब चीजें जब बच्चे ट्रीट करते हैं तो हमको अवेयर रहना होता है कि बाहर क्या हुआ, अंदर आके क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया। जो बच्चा बाहर बैठ के बहुत बात कर रहा था, अंदर आके चुप हो गया है, मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहा है, तो वो डल नहीं है कहीं से भी,
उसकी नजरें सिर्फ झुकी हुई, वो मुझे देख ही नहीं रहा। तो उसको पूछा भाई क्या हो गया, बोला पहले के हॉस्पिटल में गए थे, वहां पे उसको सुई वगैरह लगाई है, डॉक्टर्स ने जो भी ट्रीट किया, तो फिर से फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड आया। ठीक है। और बैकग्राउंड क्या मिला कि ये बच्चा कैलकाटा में रहता था, कैलकाटा से उसको बॉम्बे लेके आया गया। तो कैलकाटा में वो बंगाली मीडियम के स्कूल में पढ़ता था। अब बॉम्बे में आके वो ऐसे स्कूल में जा रहा है जहाँ पे कि सेकेंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज हिंदी और मराठी है। तो मराठी उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आता, और ये गिलियन बार सिंड्रोम होके उसको 6-7 महीने हो चुके हैं। तो ये स्कूल मिस हो रहा है उसका। तो उसका बैकग्राउंड क्या निकला, उसको ऐसे स्कूल में जाना पड़ा जहां उसको उसकी बोली भाषा नहीं आती है। ठीक है। तो वो माहौल में वो एडजस्ट नहीं हो पाया, और इसके कारण उसका मार्क्स ड्रॉप होने लगे, और उसको धीरे धीरे ये पैरालिसिस सेट होने लगा। तो उसके पापा ने क्या बताया ना कि अगर आप उसको हिंदी में बोलेंगे ना, तो अब उसको हिंदी आने लगी है जो सिर्फ बंगाली में बोलता था। मैंने बोला हिंदी कैसे आने लगी, तो बोला कि क्योंकि ये डोरेमोन का कार्टून देखता है, और कितनी देर, घंटों तक देखता रहता है। मतलब 8-10 घंटे तक वो सिर्फ डोरेमोन चलाता है, क्योंकि अब वो स्कूल तो जाता ही नहीं है। और वो बच्चे को कलकत्ता से बॉम्बे बिल्कुल नहीं आना था। उसने बोला था नहीं जाना है, नहीं जाना है, क्योंकि वो बचपन से वहीं रहा है। और जब बॉम्बे जबरदस्ती लेके आए, और वो भी स्लम एरिया जैसी जगह में, जहां आपको दौड़ने भागने के लिए बच्चों को जगह नहीं मिलती, वहां सिर्फ गाड़ियां आती जाती हैं, लोग काम से आते जाते हैं, ना आंगन ठीक से है, ना रहने की जगह ठीक से है। तो एक अच्छे खासे बड़े से परिसर से उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, आर्म्स बाउंड टू द बॉडी हो गया, एंकेज्ड इन वायर्स हो गया, एक खेलने कूदने वाला बच्चा। इसीलिए वो डोरेमोन कार्टून जो देखता है ना, वो डोरेमोन कार्टून देख देख के उसने पूरी हिंदी बोली भाषा सीख ली। जिसको अ आ इ ई नहीं आता, क ख ग घ नहीं आता, लेकिन उसको हिंदी बोलना आ गया सिर्फ वो डोरेमोन कार्टून देख के। तो ये दिखाया ना कि उसका पोटेंशियल कितना हाई था। तो जैसे वो बच्चा साइकिलिंग करके इतना दूर तक भाग सकता है ना, इसमें ये झलका कि वो भाषा कितनी आसानी से उसने सिर्फ कार्टून देख के पूरी सीख ली। तो वहां से उसको पकड़ के और सिमिसिफ्यूगा दिया था, और उसका धीरे धीरे पूरा पैरालिसिस रिकवर हो गया। वो बच्चा कुछ 2-3 महीने लगे, उसका जो पोटेंसी थी हमने बढ़ाई, फिर एलएम पे डाल दी। 3 महीने के बाद का फॉलोअप था जहाँ वो बच्चा भागने लगा, और फिर उसको उसकी ही बात मान के वापस वो लोग कैलकाटा भी ले गए कि उसको यहाँ नहीं रखेंगे, अभी हम लोग चले गए। तो उसके पूरे वीडियो फॉलोअप्स थे, जो मैंने ये सेमिनार में, हमारे एचएचएफ के सेमिनार में केस प्रेजेंट किया हुआ है। तो ये होता है सिमिसिफ्यूगा। एक और बच्चा ऐसे ही था, आईबीएस था उसको, और वो भी क्लिनिक में बैठ के, 2.5 साल का बच्चा, आईबीएस नहीं, अक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस था, अक्यूट नहीं, क्रॉनिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस था। उसको जो भी खाता था वो वॉमिट करता था या लूज मोशन हो जाता था, वो नरिश ही नहीं हो पा रहा था, उसका वेट गेन नहीं हो रहा था। और सामने बैठ के क्या कर रहा है ना, मेरे सामने बैठ के वो सिर्फ टॉयज, तो मेरे पास कुछ टॉयज रहते हैं, वो बस उनके साथ खेले जा रहा है, और फिर मम्मी को दे रहा है, मम्मी को बोल रहा है आप खेलो, आप मुझे दो। तो यही चालू था, प्लेफुल प्ले डिजायर का कॉम्बिनेशन था। और उसमें भी यही था कि उसको अपने घर के बाहर अगर कहीं भी लेके गए ना, तो वो बहुत रोना धोना मचाता है, उसको कहीं जाना ही नहीं है, उसको सिर्फ अपने घर में ही रहना है। उसकी जो स्वतंत्रता उसको फील होती है, अपनी स्पेस मिलती है, वहां पे उसका ईगो स्ट्रांग रहता है, बाहर जाके वो ईगो नहीं दिखा पाता है अपना। तो वो भी केस सिमिसिफ्यूगा से ट्रीट हुआ था। तो मुझे लगता है अभी 5 मिनट ही बाकी हैं, आपको कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम इसको वाइंड अप कर देंगे। हाँ, जिनको कोई सवाल हो आप बताइए। वैसे पल्लवी जी, आपने जो प्रेजेंटेशन दिया है, हाँ। आपका अभी पीपीटी खत्म हो गया कि और पीपीटी चलेगा अभी? नहीं सर, मैंने पीपीटी नहीं बनाया था, सिर्फ केस नरेट करने के लिए रूब्रिक्स ओके दे ओके, दी। तो आप अब हटा, आप इसका काम हो गया तो हटा दीजिए, क्योंकि हम हाँ लोग ठीक है। मीटिंग का समय पूरा हो रहा है। हाँ सर। तो पल्लवी जी, जो आपने
चाइल्ड साइकोलॉजी को इतना अच्छा से एक्सप्लेन किया है, ये एक बहुत ही अच्छा है। और हमको लगता है कि होम्योपैथिक पेडियाट्रिक्स में ऐसे भी होम्योपैथी का लोग का बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग रहा है। लेकिन अगर इसमें चाइल्ड साइकोलॉजी को और खास करके रिपोर्टरी को अगर हम लोग ध्यान में रख कर करें रूब्रिक्स के लेकर के, तो हम लोगों को होम्योपैथिक दवा का बहुत अच्छा अनुभव हो सकता है। और यस चाइल्ड में बहुत सारे, जैसे आपने गिलियन बैरी का इलाज किया, बहुत सारे लोगों का आपने जो एग्जाम्पल दिया है, अपने आप में काफी अच्छा है। मैं देखता हूँ कि आपके प्रेजेंटेशन में कई लोगों ने अच्छा रूब्रिक्स को ये किया है। ये अच्छा एक थीम है, लोगों को सीखने का भी अच्छा चाहत है। तो न्यू जनरेशन मैं देख रहा हूँ कि सारे लोग, ज्यादातर लोग न्यू जनरेशन के लोग ही इसमें आ रहे हैं। अच्छा भी है, आना चाहिए। और ये आगे का भविष्य होम्योपैथी के लिए अच्छा दिखलाता है। एक चीज है, हम लोग जितना, मैं अभी देख रहा था पल्लवी जी की, जितना अच्छा हम लोग होम्योपैथी को ध्यान से पढ़ेंगे और होम्योपैथिक प्रिंसिपल पर स्टिक करेंगे और मेट्रा मेडिका को जितना हम लोग अंडरस्टैंडिंग करेंगे, पढ़ेंगे, तो हम लोगों को निश्चित रूप से एक अच्छा होम्योपैथ काज होगा। और पढ़ाई तो जरूरी है ही, इसलिए है। और किसी को कोई सवाल मुझे नजर नहीं आ रहा है, मैं चैट बॉक्स खोले हुए हूँ। आई थिंक या वन यू ओनली थैंक यू से, तो थैंक यू तो है ही, वी ऑल आर थैंकफुल टू पल्लवी जी। हाँ सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म सर, थैंक यू। हाँ ना, यू कीप कमिंग, यू कीप कमिंग, आप आइए, फिर हम आपको बात कर लेंगे और आगे का टॉपिक लीजिए। किसी ने कहा है वंडरफुल सेशन मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सोनम सर, वो मेरी स्टूडेंट है सोनम। अच्छा, आप अभी हाँ। ये इसमें डॉक्टर इनके इसके कॉलेज में है ना, क्या तो कहते हैं? मेरा हो गया, एमडी पूरा हो गया सर। अच्छा, एमडी पूरा हो गया, हाँ, That's good, बहुत अच्छा है। थैंक यू अभी एवरीवन। आपका किताब मैंने देखा, रूट, क्या है हाँ, किताब का नाम, रूट वाला? गोइंग बैक टू द रूट, उसमें सिमिसिफ्यूगा के सारे केसेस बताए हुए हैं सर। हाँ, मैंने उस किताब को देखा, काफी अच्छा मुझे लगा। मैं उसका रिव्यू हाँ, करने वाला हूँ, अभी मैं तो ऐसे पूरा पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन अच्छा। मुझे अच्छा लगा है। आपके दोनों किताब मुझे मिल चुके हैं, मैं ओह उसको सो देखूंगा। नाइस, थैंक यू डॉक्टर चारुशीला, तो ओनली थैंक यू। थैंक यू का आ रहा है अपलोड हाँ, को। ओके, थैंक यू डॉक्टर स्वप्निल, थैंक देयर यू इज नो एवरीवन। क्वेश्चंस एट ऑल। तो हमको लगता है कि आप इतना अच्छा एक्सप्लेन की हैं, तो अ, एक शायद आपने डिफरेंशिएट बिटवीन डेल्यूजन, इनकेज्ड वायर एंड, इसको तो शायद आपने कर ही दिया है, डेल्यूजन को। हाँ सर। तो पहले जी हम लोग का सेशन अब कंप्लीट होता है, हम ठीक लोग है, इस सेशन को अब क्लोज डाउन करेंगे। एंड ओके सर। स्वप्निल जी, आप मैडम को वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट करें। जी सर। डॉक्टर साहब, स्वप्निल यू आर प्रेजेंटिंग द मीटिंग। यस सर। हाँ, आप वोट ऑफ थैंक्स, मैडम को थैंक्स बोलिए। जी, थैंक यू सो मच पल्लवी मैम, आज आने के लिए। बहुत अच्छा बताया आपने आज पीडियाट्रिक्स के बारे में। और इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। और इंग्लिश सेशन के लिए आई वुड लाइक टू हैंड ओवर डॉक्टर मनोज सर।